Today we are going to continue our topic obesity. In our previous lecture हमने obesity से related hormones in detail पढ़े थे और we have done the scale BMI scale, ठीक है, और इसकी distribution जो है हमने की थी. And now we are going to do causes of obesity. So what are the causes? आपके नजदीक क्या causes हैं obesity के? ओवर ईटिंग मैम ओवर ईटिंग होगी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई बॉडी के इंटरनल चेंजेस में डिफरेंस आ सकता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस, हार्मोनल में डिफरेंट है आपके एज रिलेटेड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, एपेटाइट रिलेटेड हार्मोन, यानी इनमें किस आपको थायराइड रिलेटेड हार्मोन, इन चीजों में इम्बैलेंस हो तो ओबेसिटी कॉज कर सकता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ड्रग्स? एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, कोई टाइप ऑफ कोई आप स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, लॉन्ग टर्म कोई मेडिकेशन यूज कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट में भी ओबेसिटी होती है। अच्छा, उसके अलावा हाई कैलोरिक फूड, ये तो एक मेन रीजन है ही है। हाई कैलोरिक फूड इनटेक हो, बहुत ज्यादा जंक इनटेक हो, फ्रीक्वेंट इनटेक हो और कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, फूड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी कॉज होती है। फॉर इंस्टेंस कि आप ओवरऑल कैलोरीज कम ले रहे होते हो लेकिन कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड ग्रुप जैसे फैट का इनटेक है, कार्ब का इनटेक है, वो ज्यादा ले रहे होते हो, ठीक है। मेनी टाइम्स पेशेंट कम टू यू विद द कंप्लेन कि आई डोंट टेक टू मच, मैं इतना ज्यादा नहीं खाती लेकिन स्टिल मेरा वेट ज्यादा है। तो उन वहां पर कहीं ना कहीं फूड ग्रुप्स में या किसी न किसी तरीके से हिडन सोर्सेस की फॉर्म में कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही होती हैं जो पेशेंट को नहीं पता होती है, ठीक है। तो उनको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो हम सबका है, जैसे अभी आप लोग बैठ के क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो मेजोरिटी अब सुबह 8 to 2 आप लोगों की क्लासेस हैं, आप लोग बेड पे बैठ के आराम से क्लासेस ले रहे हो। इसके अलावा पूरे दिन की घर की रूटीन है, तो इस लाइफस्टाइल को क्या कहते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। अनटिल अनलेस हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, हम कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा एक्टिविटी फैक्टर जो है वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, जैसे मैंने बताया थायराइड जो है वो कल आपसे डिस्कस किया था थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन क्या करता है? It decides the rate at which your body burn calories. So hyperthyroidism में क्या होता है? वेट लॉस होता है, और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? स्लो कर देता है वेट मेटाबॉलिज्म, गेन, वेट गेन हो जाता है। और हाइपर में क्या होता है? ओवर एक्टिव हार्मोन ज्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। और हाइपो में स्लो डाउन हो जाता है मेटाबॉलिज्म और वेट गेन होता है। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस जिनकी वजह से जो है वो ओबेसिटी होती है। अब अगर हम पोर्शन इनटेक या एनर्जी की बात करें, जैसे हमने कहा डाइट की, तो एक्टिव लार्ज पोर्शन साइज, फ्रीक्वेंट मील्स एंड स्नैक्स, एंड पैसिव क्या है? एक्सेसिव इनटेक ऑफ एनर्जी, डेंस फूड कंटेनिंग हिडन कैलोरीज, जो मैंने आपसे पहले बात की, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर, द ग्रेटर द वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफर्ड द ग्रेटर द इनटेक। तो अगर आपके प्लेटर में आपके जो प्लेट है जो आप जहाँ से आप कंज्यूम कर रहे हो, अपनी मील ले रहे हो, उसमें चीजें स्पेसिफिक होंगी और क्वांटिटी, अगर आपको आपके सामने फॉर एग्जांपल 4 नान रख दिए तो आपने एक खाया, आपका दिल किया, आपने दूसरा भी खा लिया, ठीक है ना। तो द वे यू टेकिंग मील्स इज ऑल्सो मैटर। तो अगर आपने एक प्लेट बनाई और उसमें रखा ही हाफ नान या हाफ चपाती और साथ में आपने 2 टेबलस्पून सालन और योगर्ट और अपना प्रोटीन इनटेक जो भी चीजें हैं, अगर आपने पोर्शन कंट्रोल साइज में रखी हैं तो आप उतना ही इनटेक करोगे,
ठीक है। इसी तरह से सम फैक्टर्स कि अगर कुछ चीजें फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों के लिए घर में कर रहे हो अरेंज, अगर आपके रेफ्रिजरेटर में जंक फूड पड़ा है तो ऑब्वियसली बच्चे ऑफर करेंगे कि हमें वो दो, ठीक है ना। अगर आपके फ्रिज में जंक फूड होगा ही नहीं तो उनका इनटेक डायरेक्टली जो है वो कम हो जाएगा। तो वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड अवेलेबिलिटी जो है वो मैटर करती है फॉर एनर्जी इनटेक। Sensory specific satiety, as food are consumed, they become less appealing. ठीक है, तो कुछ एक बॉडी की अपीलिंग होती है कि जब तक फॉर एग्जांपल अब आजकल रमजान है, ऐसा होता है कि जब तक रोजा नहीं खुलता तो हम डिसाइड कर रहे होते हैं हम ये भी खाएंगे, हम ये भी खाएंगे, हम इतनी क्वांटिटी में खाएंगे। ऐसा होता है आप सबके साथ? यस मैम, कभी कभी होता है। और फिर जब आपके पास फूड आता है आपके सामने और आपसे खाया नहीं जाता इतना, जी मैम, तो इसको कहते हैं होता है। स्पेसिफिक सैटिस्फैक्टी कि एट टाइम जो है वो आपको फूड बहुत अपीलिंग लग रहा होता है और जब आप खा लेते हो या आप थोड़ा सा कंज्यूम कर लेते हो तो उसके बाद आपको वो इतना अपीलिंग नहीं लगता। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि ओवर ईटिंग हो गई, इसकी वजह से वेट गेन होता है। ओबेसिटी का जो एक मेन कॉज है वो क्या है? एनर्जी डेंस फूड और हाई एनर्जी इनटेक। अब जब हमने एडजस्टमेंट की बात करें, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना आज, वेट मैनेजमेंट की, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि हाउ व्हाट इज द आइडियल वेट लॉस रेशियो और कितना वेट रिड्यूस होना चाहिए। सो आइडियली टू लूज वेट हमें कितनी कैलोरीज जो है वो माइनस करनी चाहिए। 1 पाउंड अगर आपने पर वीक रिड्यूस करना है तो देयर नीड टू बी कट 500 कैलोरीज पर डे। ठीक हो गया? 1 पाउंड ऑफ बॉडी फैट इज इक्वल टू 454 ग्राम ऑफ फैट। 1 पाउंड ऑफ बॉडी वेट इज इक्वल, अगर आपने 1 पाउंड वेट रिड्यूस करना है तो उसमें आपको 454 ग्राम फैट रिड्यूस करना होगा। ठीक हो गया? और 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 kcal। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आएगा वाटर वेट निकालने के बाद? 7.7 kcal। और 7 डेज, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 454 के साथ, यानी अगर पर डे आप 1 पाउंड रिड्यूस करने के लिए इतनी कैलोरीज माइनस कर रहे हो पर वीक, सॉरी पर वीक आपने 1 पाउंड रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपने पर डे 500 कैलोरीज जो है वो माइनस करनी है। और अगर आप पर डे 500 कैलोरीज माइनस कर रहे हो तो पर वीक कितनी करोगे? 3500 कैलोरीज। ठीक है, ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट सबको कि नहीं? जी मैम। आइडियली वेट लॉस रेशियो क्या है? 1 पाउंड पर वीक, और 1 पाउंड पर वीक आपको वेट रिड्यूस करने के लिए पर डे 500 कैलोरीज जो है वो कट डाउन करनी है। और अगर आप पर डे 500 कैलोरीज कट डाउन कर रहे हो तो पर वीक कितनी कैलोरीज कट डाउन करोगे? 3500 kcal। 3500। ठीक है, और फिर जाके आप क्या करोगे? 1 पाउंड रिड्यूस करोगे 3500 कैलोरीज कट डाउन करने के बाद। और फॉर इंस्टेंस अगर एक पर्सन की आइडियल बॉडी नीड्स जो है वो 1500 कैलोरीज हैं और ही इज हियर विद यू टू लूज वेट, तो आप उसको कितनी कैलोरीज उसकी माइनस करोगे? 500, तो पीछे कितनी रह जाएंगी उसके पास? 1000 kcal। ठीक है, तो आप 1000 kcal का उसको प्लान दोगे टू रिड्यूस 1 पाउंड पर वीक। समझ आई ये बात? अच्छा, नाउ व्हाट इज लो एनर्जी एक्सपेंडिचर? बेसिकली हम लोगों का जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दैट इज द रीजन ऑफ ओबेसिटी। अच्छा, हियर आर सम एक्टिव एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल में डिफरेंस है कि एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है? जिसमें आप एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करो, ठीक है, और आप फूड्स कंटेनिंग डाइटरी फाइबर
फाइबर का इंटेक ज्यादा लो, मेडिटेरियन टाइप डाइटरी पैटर्न लो, ठीक है, जिसमें आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करो। और इंक्रीज रिस्क कब है? जब आप वेस्टर्न डाइट ले रहे हो, जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, बेवरेजेस आपका इंटेक ज्यादा है, और आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तो इसको क्या कहते हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो अगर कोई पर्सन आपके पास आया है, वो आपको बता रहा है कि मैं डेली जिम भी जा रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाता हूँ और मेरा इनटेक ये है, मैं बाहर से खाना नहीं खा रहा, तो आप उसको किस कैटेगरी में लोगे फिर? एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव एक्टिव में? लाइफस्टाइल जी। और इसके ऑपोजिट अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मैं घर में ही काम करता हूँ, मैं कहीं जाता नहीं हूँ, घर में जो बनता है वो मैं खा लेता हूँ, समटाइम्स बाहर से भी खा लेता हूँ, और सारा दिन बस मैं बच्चों के साथ टीवी और बच्चों के साथ ये सब कुछ कर, मतलब डेली रूटीन के काम करता हूँ। अगर कोई आपको ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल हिस्ट्री बता रहा है, तो वो क्या होगा? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी। ठीक है, तो Sedentary सबसे lifestyle. पहले हमें पर्सन का जिसका हमने वेट रिड्यूस करना है, उसका लाइफस्टाइल हमें पूछना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अब ये तो थी सारी बातें आपकी कॉजेस से रिलेटेड। अब इसके साथ कोमोर्बिडिटीज कौन कौन सी हैं ओबेसिटी से रिलेटेड? सो ओबेसिटी इज द हाउस जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ कैच करता है। कौन कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो ओबेसिटी के साथ रिलेटेड है? Diabetes. डायबिटीज, हम्म कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, हम्म बोन प्रॉब्लम्स, हम्म लिवर डिजीजेस भी हो सकती हैं। हम्म, बोन डिजीजेस, जी। और कैंसर, High blood pressure. बिल्कुल, गॉल ब्लैडर डिजीजेस हैं, फैटी लिवर है, डिस्लिपिडीमिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पल्मोनरी डिजीज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओवरवेट से रिलेटेड हैं। सर्जिकल रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है जब बॉडी में फैट की मिकदार ज्यादा होती है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अभी जैसे आपने सारी प्रॉब्लम्स बताई, गॉल स्टोन्स, डायबिटीज, कैंसर, इनफर्टिलिटी, अर्ली डेथ, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्लीप एपनिया, पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड होती हैं? एक्सेस बॉडी फैट यानी ओबेसिटी से रिलेटेड है। अब हम कुछ कोरिलेशंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे कि डिफरेंट स्टडीज में क्या रिलेशन फाइंड आउट हुआ है इन प्रॉब्लम्स से रिगार्डिंग और ओबेसिटी से रिलेटेड। तो ये पहला जो हमारे पास स्टडी है, नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एस्टिमेटेड सर्वे की, ये क्या बता रहा है आपको? बीएमआई से रिलेटेड, प्रिवलेंस अमंग मेल एंड फीमेल विद एज विद बीएमआई ऑफ, ठीक है। तो मेल और फीमेल में आपको क्या बता रहा है? प्रिवलेंस बता रहा है बीएमआई की। तो 41.9% जो है वो मेल आर ओबीस एट द एज ऑफ 40 ईयर, ठीक है। वेयर एज वुमेन जो है वो कितनी है? 37.8। ये जो ब्राउन वाला आपको पैरामीटर ये जो नजर आ रहा है, ये क्या बता रहा है? कि इनकी बीएमआई इज ग्रेटर देन 30, यानी ये ओबेसिटी के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो कितने परसेंट है मेल में? 41.9%, और फीमेल में कितना है? 37.8। 37.8%। ये हाइपरटेंशन को एक्सप्रेस कर रहा है कि जितनी बीएमआई ज्यादा है, उतना ही उनमें हाइपरटेंसिव होने की रेशियो भी ज्यादा है।
और ये वाला टेबल हमें क्या बता रहा है, ओबेसिटी और डायबिटीज से रिलेट, ओबेसिटी को डायबिटीज से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और इस सर्वे में क्या आइडेंटिफाई हुआ, obesity was strongly related to the incidence of diabetes over the entire range of BMI। यानी जैसे जैसे BMI ज्यादा हो रही है, देखें 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, तो वैसे वैसे रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से ये वेट गेन एंड डायबिटीज को शो कर रहा है, ठीक है। सो यानी वेट गेन जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कोमोर्बिडिटीज को जो है वो इंक्रीज करता है। तो इसको कम करने के लिए क्या क्या चीजों को हमने अपने इनलिस्ट करना है, जिनको हमने देखना है व्हाइल टेकिंग आवर पेशेंट। सबसे पहली चीज क्या है, वेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है। जिस तरह से कल आपको मैंने एक परसेंटेज बॉडी फैट निकालने का फॉर्मूला बताया था, इसी तरह से वेट सर्कमफेरेंस का भी फॉर्मूला होता है। अब वेट सर्कमफेरेंस जो है वो 40 इंच से अगर मेल्स की ज्यादा है तो वो इंडिकेट क्या करती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट इन एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट से हम ले रहे हैं ना आपकी वेस्ट सर्कमफेरेंस, जिसको हमने कल एप्पल शेप ओबेसिटी कहा था, याद है? यस मैम। जी मैम। वेस्ट सर्कमफेरेंस ले रहे हैं तो हम एब्डोमिनल फैट की बात कर रहे हैं। If your abdominal fat या waist circumference is more than 40 inches in men, तो उनमें जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्राइटेरिया क्या है, ज्यादा है। और अगर फीमेल में 35 इंचेस है तो उनमें भी तो उनको वो भी एट रिस्क हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल अगर आपके 150 हैं और या इससे ज्यादा है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है। इसी तरह से अगर HDL आपका लेस देन 40 है तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। ब्लड प्रेशर अगर आपका 135/85 से ज्यादा है, दैट इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। और अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 110 और 120, तो ये भी एक अलार्मिंग फैक्टर है। तो इन फैक्टर्स को आपने सबसे पहले पेशेंट की देखना है। अगर ओवरवेट पेशेंट है आपके पास, क्या उसकी लिपिड प्रोफाइल तो नहीं डिस्टर्ब, क्या उसके ग्लूकोज लेवल तो नहीं डिस्टर्ब, क्या उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं डिस्टर्ब। अगर ये चीजें डिस्टर्ब हैं तो वो प्रोन है टुवर्ड्स टू कैच मेनी अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। और वेट से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रॉब्लम हम कर रहे थे, जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन। इसी तरह से एक आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है PCOS। अगर आपने भी सबने नाम सुना होगा, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम की शिकायत है। तो बेसिकली क्या होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है एसोसिएटेड विद एंड्रॉइड ओबेसिटी, ठीक है। After 5 to 10% of reproductive age women affects approximately 10% of reproductive age women, और जिसकी वजह से irregular cycle, infertility, ovarian cyst, excessive hair और growth on face, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज से भी रिलेटेड है। अगर PCOS है तो आप you are more prone to catch hypertension and diabetes. Symptom oriented एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम एंड्रॉइड ओबेसिटी का क्या मतलब है? कल हमने 2 टाइप्स की ओबेसिटी पढ़ी थी ना, एंड्रॉइड और गायनोइड। एंड्रॉइड ओबेसिटी क्या थी, एब्डोमिनल फैट, और गायनोइड क्या थी, लोअर फैट। तो बेसिकली PCOS क्या है, जब आपकी बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट में फैट बहुत ज्यादा होता है आपकी ओवरीज के इर्द गिर्द, तो उसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम क्रिएट होता है ना, जब आपकी फैट प्रोडक्शन जो एब्डोमिनल पार्ट में ज्यादा होती है, जो रेजिस्ट करती है और जो आपकी ओवरीज को डिस्टर्ब करती है और इनफर्टिलिटी भी कोज करती है, ठीक है। तो उसकी मैनेजमेंट क्या है, इंडिविजुअलाइज डाइट, एक्सरसाइज, प्लान टू प्रमोट वेट लॉस एंड
नॉर्मलाइज इंसुलिन लेवल्स। तो बेसिक मैनेजमेंट जो है वो इसकी है डाइट एंड एक्सरसाइज। मैम जी तैयबा जो है वो रिमूव हो गई है, तो प्लीज आप उसे ऐड कर लेंगे। ओके, मैं करती हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया ना, तो वो मेरा व्यू बॉक्स साइड पे हो गया, तो मुझे पता नहीं चला कौन पार्टिसिपेंट डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने कर दिया उसको ऐड। अगर कोई और भी हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है मैम। अच्छा, अब हम बात करें क्रॉनिक हार्ट डिजीज इन मेन एंड बीएमआई। जैसे जैसे बीएमआई इंक्रीज कर रही है, हार्ट डिजीज के भी चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो रहे हैं इन मेल और इसी तरह से इन फीमेल्स। और जैसे हमने पहले ओवर बीएमआई से रिलेटेड हाइपरटेंशन डायबिटीज का पढ़ा। अच्छा, एक टर्म है कोलिसिस्टेक्टमी। तो जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है, कोलिसिस्टेक्टमी इसका आइडिया है, क्या टर्म है? No, ma'am. ये प्रोसीजर किस लिए होता है? गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। ठीक है, कोलिसिस्टेक्टमी इज डन फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। और बेसिकली गॉल ब्लैडर स्टोन्स कब डेवलप होते हैं? जब आपकी बॉडी में फैट डेपोजिशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिन पेशेंट में बीएमआई की रेशियो ज्यादा है, यानी बीएमआई जिनकी ओवरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं, उनमें कोलिसिस्टेक्टमी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह से बैक पेन में भी देखा गया कि बैक पेन का जो इशू है उसमें इंक्रीज कैसे हुआ? जैसे जैसे बीएमआई ज्यादा हुई, आपकी स्केलेटन, आपकी बॉडी का जो स्केलेटन है वो एक स्पेसिफिक वेट को मेंटेन कर सकता है ना, जो आपका स्ट्रक्चर है। फॉर इंस्टेंस अगर 5'5" हाइट है तो उसके लिए स्पेसिफाई है कि इतना वेट होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आपका वेट 5'7" है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट 62-65 के दरमियान में होना चाहिए। तो हर हाइट के लिए वेट जो है वो आपका स्पेसिफाई है। तो अगर आपका बॉडी वेट आपके स्पेसिफाइड वेट से ज्यादा हो रहा है, तो आप अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हो, जिसकी वजह से बैकएक भी ज्यादा देखी गई है इन ओवरवेट पेशेंट। अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट में मेन चीज क्या है? रिड्यूस कैलोरीज, इंक्रीज एक्टिविटी और फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ये 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर है ना जो ओबेसिटी कॉज कर रहे हैं। एक एनर्जी इनटेक, एक्टिविटी फैक्टर और मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर। ये जो क्रॉस की बुक में ये जो पेज है ना मैनेजमेंट वाला, हर चैप्टर में ये पेज दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स हैं पूरे चैप्टर के, जिसमें इनको फर्दर डिटेल में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। सो मैनेजमेंट में जब हम आते हैं तो व्हाट इज द गोल? फर्स्ट गोल, पहला गोल क्या है? आइडियल बॉडी वेट की तरफ जाना। और बॉडी वेट को मेंटेन रखना। बिल्कुल ठीक। फर्स्ट गोल क्या है? फर्स्ट गोल पूरा कंप्लीट नहीं होता सिर्फ वेट लॉस के साथ। फर्स्ट गोल इज रिड्यूस वेट एंड मेंटेन योर वेट। ठीक है,
वेट लॉस के Yes, ma'am. साथ वेट मेंटेनेंस Maintain कर. ठीक है. So the goal of obesity treatment should focus on weight management and attaining the best weight possible in the context of health. अच्छा, अब जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो वेट लॉस हम हमेशा आइडियल बॉडी वेट के साथ मैच नहीं करते हैं. फॉर इंस्टेंस कि आपके पास एक पेशेंट है, ही इज लाइक 150 kg और वो आपके पास वॉकिंग पेशेंट है और वो आपके पास आया फॉर डाइटरी काउंसलिंग, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे योर आइडियल बॉडी वेट इज 65 और आप बहुत ज्यादा ओवरवेट है. ठीक है, अगर आप उसको ये कहेंगे तो वो वेट रिड्यूस करेगा? नहीं. नहीं करेगा ना. वो कहेगा आई हैव टू रिड्यूस 90 kg, ये तो इम्पॉसिबल है. ठीक है, अगर वो आपके पास आया है 150 kg का पेशेंट, तो आप उसको कहेंगे यू हैव टू कट योर एक्स्ट्रा 10 kg. नाउ योर गोल वेट इज 140, यू हैव टू रिड्यूस ओनली 10 kg. ठीक है, तो आपने अपने 150 से 140 पे आना है. So this goal is predictable. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Specific. ठीक है ना, जिसको आप अचीव कर सकते हैं. आपका गोल वो होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सकते हैं. तो और जरूरी नहीं है कि हमने उसको आइडियल बॉडी वेट की तरफ लेके आना है. हमने उसको प्रिवेंट करना है फ्रॉम टू कैच डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उसकी कोमोर्बिडिटीज को, उसकी जो डिफरेंट चांसेस हैं डिजीज कैच करने के, उसको कम करना है. पहली प्रायोरिटी तो हमारी ये है ना कि हम उसको रिस्क फैक्टर में से बाहर लेकर आए. ठीक है, maintain present body weight or achieving a moderate loss is beneficial. Obese person who lose even small amount of weight, 5 to 10% of initial body weight, are likely to improve their glucose, blood pressure and cholesterol level. तो अगर वो 5 से 10% भी वेट रिड्यूस कर लेता है तो वो अपनी जो प्रॉब्लम, इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करता है जो उसको जो फेस कर रहा है. ठीक है, अब जब हम हेल्दी ईटिंग की बात करें तो हेल्दी ईटिंग में हम सबसे पहली उसको क्या उसको मैनेजमेंट बताएंगे? काउंटिंग ऑफ द सर्विंग्स, राइट और नॉट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. आइडियल क्या फूड सर्विंग स्केल है फॉर कार्ब? कितनी सर्विंग्स होनी चाहिए आइडियली? बैलेंस. Ma'am, 6 to bread and 11 cereals की 6 to 11. ठीक है, और वेजिटेबल्स की? 3 to 5, I guess. अच्छा, और फ्रूट्स की? 2 to 3 4. to 4. 2 to 4. 2 to 4. And meat intake? 2 to 3. 2 to 3. ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट्स? 3 to 4, ma'am. 3 तक भी होती हैं सर. And what कौन about से products, ma'am? dairy products, milk and yogurt? Oh, 2 to 3 होती है इसकी. ठीक है, और लास्ट में कौन सा ग्रुप बचता है आपके पास? Fat. Fats and oils. ठीक है, तो उसकी क्या रिकमेंडेशन होगी? उसकी भी 2 to 3. 2 to 3 होगी. ओबेसिटी में भी 2 to 3 होगी. नहीं, obesity में 1 होगी. 1 होगी या 1 या 2 बस. ठीक है, लिमिट करेंगे as much as you can, अवॉइड करो. जी मैम. ठीक है, हम ये रिकमेंडेशन देंगे. और जब हम फूड ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो हमारी मिनिमम साइज है, क्योंकि हमने उसकी कैलोरीज कम करनी है ना. फॉर एग्जांपल 1500 कैलोरीज है तो हम उसकी 500 कैलोरीज माइनस कर रहे हैं, तो जो हमारी रिकमेंडेशन है 6 to 11 सर्विंग्स ऑफ कार्ब, तो हम मिनिमम साइड पे रहेंगे 6 सर्विंग्स ऑफ कार्ब. इसी तरह से अगर हमारी सर्विंग्स है मिल्क की 2 to 3, तो हम उसकी मिनिमम साइड पे रहेंगे 2 सर्विंग्स. इसी तरह से मीट की है हमारी 2 to 3, तो हम रहेंगे मिनिमम साइड पे 2 सर्विंग्स पर डे. फिर हमारी है फ्रूट्स की सर्विंग 3 to 4, तो हम रहेंगे 3 सर्विंग्स पर डे. और वेजिटेबल्स की भी है 3 to 5, तो हम वेजिटेबल्स की सर्विंग्स हम बढ़ाएंगे. ठीक है, 5 सर्विंग्स पर डे. तो ये हमारी बेसिकली मैनेजमेंट होगी फूड ग्रुप से रिगार्डिंग.
और प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी एटलीस्ट 3 लीटर जो है उसको हम रिकमेंड करेंगे कि पानी पिए। ठीक है, तो मॉडिफाइड मैम डाइट। हम वेजिटेबल्स की ज्यादा क्यों करेंगे और फ्रूट्स की कम करेंगे, इसकी क्या रीजन है? अभी हम डिटेल में जब फूड एक्सचेंज लिस्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगी, लेकिन मैं भी आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। बिकॉज वन सर्विंग ऑफ वेजिटेबल इज गिविंग यू 25 कैलोरीज, only 25 calories. सही। If you take one serving of carb, so it will give you 80 calories. If you take one serving of fruit, it will give you 60 calories. If you are taking one serving of milk, it will give you 100 calories. If you are taking one serving of meat product, full fat meat, so it will give you 100 calories. और so now you can scale कि कौन सा ग्रुप सबसे कम कैलोरीज दे रहा है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल। तो अगर आप अपनी डाइट में वेजिटेबल की सर्विंग्स को इम्प्रूव करोगे, मैंने आपको कहा 5 सर्विंग्स पर डे, 4 से 5 सर्विंग यानी हम मैक्सिमम लेंगे। अगर आप 5 सर्विंग्स पर डे भी लेते हो तो आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं? 125। जी। एंड इफ यू आर टेकिंग 1 चपाती दैट इज इक्वल टू 2 सर्विंग्स, तो आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं? 80 प्लस 80 160। ठीक है, तो अगर आप एक चपाती ले रहे हो तो सिंपली दैट 1 चपाती इज गिविंग यू 160 कैलोरीज, वेयर एज आप 5 सर्विंग वेजिटेबल की ले रहे हो। 5 सर्विंग का मतलब है 5 कप ऑफ वेजिटेबल्स, इधर कुक्ड और इधर रॉ। अगर रॉ है तो 5 कप, अगर कुक्ड है तो 2.5 कप। ठीक है, तो अगर आप इतनी जी मैम। अमाउंट में वेजिटेबल्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में या ज्यादा अमाउंट में या फुल अपनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल लोगे तो यू विल बी फीलिंग फुल। ठीक है, और व्हेन यू विल बी फीलिंग फुल तो आप डिफरेंट अदर फूड ग्रुप्स की तरफ नहीं जाओगे और आपका जी। ओवरऑल कैलोरी इनटेक जो है वो कम हो जाएगा। Yes, ma'am. ओके मैम।